सब कुछ शुरू हुआ 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग से, जब मैटर, एनर्जी, टाइम और स्पेस एग्जिस्टेंस में आए। पहले फिजिक्स ने रूल सेट किए, फिर केमिस्ट्री आई और मॉलिक्यूल्स बने, और फिर आखिरकार 3.8 बिलियन साल पहले इस अर्थ पर जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन अगर हम होमो सेपियंस की बात करें, हमारी बात करें, तो ये कहानी सिर्फ 70,000 साल पहले शुरू हुई है। मतलब अगर पूरी अर्थ की हिस्ट्री को 24 घंटे में डिवाइड किया जाए तो हम ह्यूमंस 1-2 मिनट से ज्यादा के गेस्ट अपीयरेंस में ही नजर आएंगे। 2.5 मिलियन साल पहले अफ्रीका के जंगलों में एक नए जानवर ने अपना कदम रखा, होमो जीनस का एक नया मेंबर। ये इंसान का पहला वर्जन था, बट फ्रैंकली बोलूं तो ऐसा कुछ खास नहीं था। अगर आप 2 मिलियन साल पहले ईस्ट अफ्रीका के जंगलों में होते तो आपको ऐसा क्रीचर दिखता जो हम जैसा ही था, बट उसमें मॉडर्न ह्यूमन जैसी कुछ खास बात नहीं थी। उस टाइम का होमो सेपियंस एक आम जानवर था, जिसमें एक चीता, एक गोरिल्ला या इवन फायरफ्लाई से भी कुछ ज्यादा खास बात नहीं थी। लेकिन आज का होमो सेपियन एक एटम को तोड़ने वाला, आईफोन बनाने वाला, रॉकेट चलाने वाला एनिमल कैसे बन गया? कैसे हो गया ये ट्रांसफॉर्मेशन? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि, ये है लॉजिकल आयाम। अगर किसी एक किताब ने मेरे दिल और दिमाग को छुआ है, मेरे दिमाग के तंतु हिलाए हैं और मेरे ज्ञान चक्षु खोले हैं, तो वो है ये किताब सेपियंस बाय युval नोवा हरारी। आज इसी किताब को, जो किताब से कहीं ज्यादा है, उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे एक बहुत ही स्पेशल अंदाज में। इस बुक को एक वीडियो के जरिए समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ इसके पहले 8 चैप्टर्स की बात करेंगे। बाकी चैप्टर्स मैं चाहूंगा कि आप खुद से पढ़ें और इस बुक का पूरा लाभ उठाएं। साइंस के हिसाब से कोई स्पीशीज डिफाइन होती है उनके मीटिंग पोटेंशियल से। मान लो कि अगर कोई बुलडॉग और स्पैनियल मिल जाएं तो वो आपस में अगर मीटिंग करें तो पपीज बना सकते हैं, मगर एक घोड़ा और गधा आपस में मीटिंग करें तो उनसे बनी हुई संतान स्टेराइल होगी, जिसे खच्चर कहते हैं। सेम स्पीशीज मतलब रिप्रोडक्टिव कंपैटिबिलिटी। होमो सेपियंस सिर्फ एक स्पीशीज नहीं है, बल्कि एक पूरे बड़े होमो ग्रुप का पार्ट है, जिसमें निएंडरथल्स, होमो इरेक्टस, होमो फ्लोरिएंसिस जैसे रिलेटिव्स भी थे। मतलब अगर हम एवोल्यूशन की टाइमलाइन को देखें तो हम सिर्फ एक ब्रांच हैं और अकेले ही बचे हैं। बाकी सब या तो खत्म हो गए या खत्म कर दिए गए। आज हम सोचते हैं कि हम ही हैं टॉप स्पीशीज, हम ही हैं इंसान, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सुपीरियर, हम फर्स्ट। मगर 1 लाख साल पहले इस दुनिया में कई सारी होमो स्पीशीज थी। ये सोचो कि आज निएंडरथल्स या डेनिसोवंस बचे होते तो आज ह्यूमन की भी अलग अलग स्पीशीज साथ में रह रही होती, एक दूसरे के अलग अलग वर्जन, कोई थोड़ा ज्यादा मस्कुलर, कोई ज्यादा बड़ा, कोई छोटा। एग्जाम्पल के लिए निएंडरथल्स, ये लोग यूरोप और मिडिल ईस्ट में रहते थे, ज्यादा मस्कुलर और कोल्ड वेदर के लिए अडेप्टेड थे। और ये लोग होमो सेपियंस यानी हम से भी ज्यादा बड़े ब्रेन वाले थे। होमो इरेक्टस सबसे ज्यादा समय तक जिंदा रहने वाली स्पीशीज, 2 मिलियन साल तक। मतलब ये लोग एक सक्सेसफुल स्टार्टअप की तरह हैं जो बहुत लंबा चला। होमो फ्लोरिएंसिस एक मिनिएचर वर्जन जो इंडोनेशिया के एक आइलैंड पर रहता था। इनका जो हाइट था वो सिर्फ 3 फुट था, इसलिए इन्हें हॉबिट्स भी बोला जाता है। मतलब एक टाइम पर अलग अलग प्रकार के होमो स्पीशीज थे, बट आज सिर्फ एक प्रकार के होमो सेपियंस ही बचे हैं, बाकी सब गायब हो गए। आखिर कैसे? अगर आप फिजिकली देखें तो होमो सेपियंस सबसे वीक स्पीशीज में से एक थे। न ही उनके पास शार्प क्लॉज थे, ना ही पावरफुल जॉज थे, ना ही लाइटनिंग फास्ट स्पीड। तो हम जिंदा बचे कैसे? इसका आंसर है हमारा दिमाग, जिसका उपयोग हमें से कई लोगों ने करना बंद कर दिया है। होमो सेपियंस का मतलब बड़ा दिमाग, और बड़ा है तो बेहतर है। बड़े दिमाग का मतलब था बेटर मेमोरी। हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे। कम्युनिकेशन, हम बेहतर सिग्नल्स और बेटर साउंड्स यूज कर सकते थे। प्लानिंग एंड हंटिंग, हमने ग्रुप में साथ मिलकर शिकार करना शुरू किया। लेकिन जहां बड़े दिमाग के कुछ फायदे हैं, बड़ा दिमाग एक बहुत बड़ा चैलेंज भी लाता है, क्योंकि बड़े दिमाग को ज्यादा खाना चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए, और बड़े दिमाग के साथ ही आता है रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ, क्योंकि बड़ा दिमाग मतलब नैरो पेल्विस। होमो सेपियंस एक बहुत ही डेंजरस जानवर थे। होमो सेपियंस के आने से पहले दुनिया का जो इकोसिस्टम था वो बहुत ज्यादा बैलेंस था। लायंस, वोल्स, चीताज सबकी एक जगह थी। मगर जब हम आए तब हमने पूरा सिस्टम का गेम ही चेंज कर दिया, क्योंकि होमो सेपियंस ने सीखा आग का इस्तेमाल करना। फायर ने खाना डाइजेस्ट करना इजी बनाया, इसलिए हमारे इंटेस्टाइन छोटे हो गए और एनर्जी ब्रेन ग्रोथ पर लगने लगी, क्योंकि अब खाने को ज्यादा चबाने की, ज्यादा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं थी।
फायर से हमने प्रेडेटर्स से अपनी सुरक्षा करना भी सीखा, क्योंकि फायर से सभी जानवर डरते थे, अपेरेंटली हमारे अलावा। इसी के साथ होमो सेपियंस ने बड़े बड़े ग्रुप्स में शिकार करना शुरू किया और हमसे जो बहुत बड़े एनिमल्स थे उनको ग्रुप में हंट करके उनका मास एक्सटिंक्शन किया, जिसकी बात हम आगे करेंगे। जब भी होमो सेपियंस किसी नई जगह पर गए तो वहां के लोकल एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए। ऑस्ट्रेलिया में गए 85% लार्ज स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई। नॉर्थ अमेरिका में गए मैमथ्स, सेबर टूथ टाइगर सब गायब हो गए। पर सवाल अभी भी है कि निएंडरथल्स और बाकी होमो स्पीशीज का हुआ क्या? इसके पीछे दो थ्योरीज हैं। सबसे पहली है इंटरब्रीडिंग थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से होमो सेपियंस और निएंडरथल्स ने एक दूसरे के साथ में मास लार्ज स्केल पर रिप्रोड्यूस किया और इसीलिए कुछ लोगों के डीएनए में निएंडरथल्स के डीएनए मिलते हैं। और दूसरा है रिप्लेसमेंट थ्योरी। ये कहता है कि होमो सेपियंस ने बाकी सारी होमो स्पीशीज को खत्म कर दिया, चाहे वो फाइट हो, डिजीज हो या कंपटीशन। ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि होमो सेपियंस ने निएंडरथल्स और बाकी होमो स्पीशीज को मास एक्सटिंक्शन करके, जेनोसाइड करके खत्म कर दिया। पर आप सोचकर देखिए कि आज अगर निएंडरथल्स जिंदा होते तो आज दुनिया कैसी होती? क्या हम किसी और ह्यूमन स्पीशीज के साथ कोएग्जिस्ट कर पाते? सोचने वाली बात है। आप ये सोचिए, तब तक हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पर। अगर चैप्टर 1 ने बताया कि होमो सेपियंस एक नॉर्मल सा सिंपल सा जानवर था, तो चैप्टर 2 ये बताता है कि कैसे होमो सेपियंस कुछ ही सालों में एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन गए। जैसा हमने बात की कि 70,000 साल पहले तक होमो सेपियंस और बाकी जानवर या बाकी होमो स्पीशीज में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था, बल्कि हम उनसे ऑलमोस्ट हर मामले में कमजोर थे। फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ जो गेम चेंजिंग था। होमो सेपियंस ने एक अलग तरीके से सोचना, कम्युनिकेट करना और कोलैबोरेट करना शुरू कर दिया, जो बाकी कोई और जानवर नहीं कर रहा था। ये था एक कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, जिसमें दो चीजों ने, लैंग्वेज और इमेजिनेशन ने हमें दुनिया का सबसे ताकतवर, सबसे इंपॉर्टेंट स्पीशीज बना दिया। सबसे पहले है लैंग्वेज, जो है हमारी सुपर पावर। अगर हमारे पास कोई अलग चीज है बाकी दूसरे जानवरों से, तो वो है हमारी भाषा। ऐसा नहीं है कि बाकी और जानवर कम्युनिकेट नहीं करते, वो भी कम्युनिकेट करते हैं, बट बहुत ही सिंपल टर्म्स में। जैसे ग्रीन मंकीज अलग अलग साउंड्स यूज करते हैं। एक साउंड का मतलब है लायन आ रहा है, दूसरे का मतलब है सांप आ गया। ऐसे ही बीज एक दूसरे को डांस करके बताती हैं कि खाना कहाँ है। लेकिन होमो सेपियंस की जो भाषा थी वो शुरू से ही बहुत कॉम्प्लेक्स थी, यानी कि हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना सकते थे। जैसे रिवर के पास एक लायन है जो सुबह एक हिरण का शिकार कर रहा था। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोगों से चीजों के बारे में गॉसिप कर सकते थे। गॉसिप जो इंसान का सबसे बड़ा हथियार है। अरे पता है, रमेश का ग्रुप बहुत वीक है, उसके साथ मिलना खतरनाक है। आज भी जब 4 लोग गॉसिप कर रहे होते हैं तो कोई भी इंसान हो, भले ही कितना भी बिजी हो, वो थोड़ा देर रुक कर सुन ही लेता है कुछ ना कुछ। उसे भी उस चीज में बहुत मजा आता है। और ये इन सब की रूट्स हैं हमारे एवोल्यूशन से जुड़ी हुई। इसके अलावा एक और चीज है जिसने हमें सुपर पावर बनाया, जो कोई और जानवर नहीं कर सकता, वो हम कर सकते थे। हम इमेजिनरी चीजों के बारे में बात कर सकते थे। यानी अगर हम सब मिलकर एक इनविजिबल गॉड को फॉलो करें, मतलब कि होमो सेपियंस ने रियलिटी के ऊपर एक इमेजिन्ड रियलिटी बना दी, जो हमें लार्ज ग्रुप्स में कोलैबोरेट करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। गॉसिप था ओरिजिनल सोशल मीडिया। सोचो, एक प्री हिस्टोरिक फेसबुक जिसमें सब एक दूसरे की बातें कर रहे हैं। गॉसिप का असली काम ग्रुप कोहेशन था, ग्रुप को आपस में जोड़ना। जैसा मैंने बताया कि 4 लोग अगर कुछ बात कर रहे होते हैं तो 5वां इंसान खिंचा चला आता है कि क्या बात हो रही है, मैं भी सुन लूं। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि चल क्या रहा है, किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे ट्रस्ट नहीं करना है। वहीं दूसरी तरफ हमारे जो कॉम्पिटिटर थे निएंडरथल्स, वो सिर्फ छोटे ग्रुप्स में ही काम कर रहे थे, क्योंकि उनकी लैंग्वेज हमसे बहुत ज्यादा लिमिटेड थी। और हमारे ग्रुप्स बड़े पे बड़े होते जा रहे थे, क्योंकि हम अपनी लैंग्वेज, अपनी गॉसिप के दम पर ट्रस्ट और रेपुटेशन सिस्टम क्रिएट कर रहे थे। हरारी भाई साहब इस बुक में बताते हैं कि जब 100 या 150 लोगों से बड़ा ग्रुप बनता है तो डायरेक्ट ट्रस्ट ही काफी नहीं है, तब काम आती हैं मिथ्स और स्टोरीज। मिथ्स और स्टोरीज आज हमें यूजलेस लगती हैं, बट यही हमारा सबसे बड़ा सुपर पावर था। जो रियल नहीं है उस पर अगर विश्वास करेंगे तो वो हमें कलेक्टिव बिलीफ देता है। फॉर एग्जाम्पल, चिंपैंजीज को कोई फ्रूट देने के लिए बस एक फ्रूट दिखाना पड़ता है, पर आप होमो सेपियंस को एक इमेजिनरी आइडिया बेच सकते हो।
कि अगर तुम आज ये फ्रूट नहीं खाओगे और इसे किसी भगवान को, किसी सुपर नेचुरल पावर को चढ़ा दोगे तो तुम्हें अगले जन्म में, नेक्स्ट लाइफ में लाखों फ्रूट मिलेंगे। सेम काम आप किसी बंदर, चिंपैंजी के साथ नहीं कर सकते। उसको आप किसी इमेजिनरी नेक्स्ट लाइफ का लालच देकर प्रेजेंट फल उससे नहीं छीन सकते। करके देख लीजिएगा अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो। ये सब काम करता है बहुत मल्टीपल लेवल्स पर। रिलीजन के लेवल पर भगवान सब देख रहा है, उससे डरो, तो हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बन सकते हैं। या किंगडम के लेवल पर कि राजा सब जानता है, राजा डिवाइन पावर से रूल कर रहा है, राजा से डरो। या मनी, ये पेपर तुम्हें चीजें खरीदने की ताकत देता है, इस पर विश्वास करो। मतलब हम इमेजिनरी चीजों पर विश्वास करके आपस में कोऑपरेट करने लग गए, आपस में बड़े बड़े ग्रुप्स बनाने लग गए। इसे और थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि रिलीजन कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी जगह पर 100 लोग रहते हैं तो वो सब एक दूसरे को जानते हैं, पर अगर वहां पर 100 की जगह पर 10,000 लोग हो जाएं तो आपस में ट्रस्ट और कोऑपरेशन कैसे बनेगा। पर अगर मैं वहां पर बोल दूं कि देखो भगवान देख रहा है, उससे डरो, उस पर विश्वास करो, तो ये एक शेयर्ड मिथ क्रिएट करेगा और सबको एक रूल फॉलोइंग कम्युनिटी बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इजिप्शियंस का गॉड रा या ग्रीक्स का जूस और थॉर, ये सब इमेजिनेशन बेस्ड सिस्टम थे जिन्होंने सोसाइटी को यूनिफाई करने का काम किया। बस इतना ही। यू गेट द पॉइंट। दूसरा, मनी द अल्टीमेट फिक्शन। 1 किलो बनाना रियल है, बट 100 रुपए का नोट रियल नहीं है। और ये 100 रुपए का नोट, ये कागज तभी काम करता है जब सभी लोग जो उस कागज को यूज करते हैं उस पर विश्वास करते हैं। पर कभी कभी एक इंसान रात को 8 बजे आता है और बोलता है कि ये कागज अब से नोट नहीं, सिर्फ एक कागज है और अब ये नहीं चलेगा। इससे समझ सकते हैं कि नोट की वैल्यू क्या होती है। बिलीफ खत्म, नोट की वैल्यू खत्म। इसी तरह गोल्ड, डॉलर या बिटकॉइन सभी एक बिलीफ सिस्टम है जिन पर अगर लोग अचानक से विश्वास करना बंद कर दें तो इनकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि किसी पेपर के टुकड़े में या किसी धातु में कोई रियल वैल्यू नहीं होती। जब सब लोग मानते हैं तभी वो 1 रुपया या 1 डॉलर या 1 ग्राम सोना वैल्यूएबल होता है। ऐसे ही रिलीजन, भगवान का कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, सभी लोग मानते हैं तभी वो कॉन्सेप्ट वर्क करता है। सेम गोज फॉर नेशंस और बॉर्डर्स या फिर कंपनीज। नेशंस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी तभी काम करता है जब अलग अलग देशों के लोग उस बॉर्डर को मानते हैं। ऐसे ही आप टाटा, गूगल, एप्पल, इन सब कंपनीज के एग्जिस्टेंस को मानते हैं, जबकि ये कंपनीज सच्चाई में, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। ये कोई इंसान नहीं है, ये सिर्फ इमेजिनेशन है। तो आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी पर। अगर होमोसेपियंस और निएंडरथल्स फेस टू फेस आए तो क्या हुआ होगा। निएंडरथल्स तो होमोसेपियंस से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, उनका दिमाग भी होमोसेपियंस की तुलना में बहुत बड़ा था। फिर क्या हुआ? जैसा हमने बात की कि निएंडरथल्स के पास वो सुपर पावर नहीं थी जो होमोसेपियंस के पास थी। वो सिर्फ छोटे ग्रुप्स में ही रह सकते थे, छोटे ग्रुप्स में ही कम्युनिकेट कर सकते थे। लेकिन होमोसेपियंस बड़े ग्रुप्स बना सकते थे, नेटवर्क बना सकते थे, कम्युनिकेट कर सकते थे। हमने कॉमन मिथ्स पर बिलीव करना सीख लिया था। तो निएंडरथल्स का ग्रुप जहां पर सिर्फ 20, 50, 100 लोगों का ग्रुप बना सकता था, हम और भी बड़े बड़े ग्रुप्स बनाकर इसी तरीके से सभी तरफ से धावा बोलकर उनका मास एक्सटिंक्शन करके हमने निएंडरथल्स और बाकी होमो स्पीशीज को हमेशा के लिए इतिहास से मिटा दिया, उनका मास एक्सटिंक्शन कर दिया एलिजिटली। बट अब आप इससे ये ना मान लीजिए कि अगर कोई भगवान में विश्वास नहीं रखता तो वो चीजों में विश्वास नहीं रखता। हम सब विश्वास करते हैं किसी ना किसी चीज पर आप सोच के देखिए कि अगर सिर्फ इमेजिनरी आइडियाज से हम एंटायर सिविलाइजेशंस, मनी सिस्टम्स और रिलीजन्स क्रिएट कर सकते हैं, तो आज का बिगेस्ट क्वेश्चन ये है, फ्यूचर में हम किस तरह की रियलिटी खड़ी करेंगे? क्या एआई, वर्चुअल रियलिटी और मेटावर्स फ्यूचर के बिलीफ सिस्टम होंगे? पर आपको अगर दुनिया बदलनी है तो आपको बनानी है एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही कंपेलिंग स्टोरी जिस पर सब विश्वास करें और आप दुनिया बदल देंगे। इसी थॉट के साथ हम चलते हैं चैप्टर 3 पर, डे इन द लाइफ ऑफ एडम एंड ईव। पहले जब एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन नहीं आया था तो इंसान का काम क्या था? क्या था उनका लाइफस्टाइल? मतलब जब लोग किसान नहीं बने थे, शहर नहीं बने थे, पैसा, रिलीजन, गवर्नमेंट्स नहीं बनी थी, तो इंसान करता क्या था? हरारी इस चैप्टर में बताते हैं कि 10,000 साल पहले और उससे भी कई साल पहले तक इंसान एक हंटर गैदरर था। मतलब लोग डेली बेसिस पर शिकार करते थे और पेड़ों से सीड्स और फ्रूट्स कलेक्ट करते थे और उसको ही खाते थे। तो क्या ये लाइफ बोरिंग थी? क्या इनकी लाइफ में सिर्फ दुख, दर्द और स्ट्रगल ही थे, या फिर ये मॉडर्न लोगों से ज्यादा हैप्पी थे?
चलिए एक दिन चलते हैं प्री हिस्टोरिक इंसान की लाइफ में और देखते हैं एडम और ईव का दिन कैसा होता है। वैसे हरारी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि ये रिलीजियस रूप से एडम और ईव नहीं है, सिर्फ एक सिंबॉलिक नाम है। मॉर्निंग रूटीन, सूरज निकला, हंटिंग चालू। इमेजिन करो कि आप एक प्री हिस्टोरिक होमोसेपियन हो जो 20 से 50 लोगों के एक ग्रुप में रह रहे हो। अब सुबह अलार्म क्लॉक तो थी नहीं, तो आप धीरे धीरे सूरज की रोशनी से, पंछियों की आवाज से अपने आप ही उठ रहे हो। और कोई मैट्रेस भी नहीं, तो या तो आप पेड़ के नीचे सो रहे हो या गुफा के अंदर। और जब इंसान हंटर गैदरर था तो जिंदगी का ज्यादा हिस्सा चलने में, शिकार करने में और फूड ढूंढने में लगता था। मतलब आज के जिम और डाइट कल्चर की जरूरत ही नहीं है। पुरुष लोग शिकार करने निकल जाते थे, कभी हिरण, कभी रैबिट या कभी अगर लॉटरी लग गई तो पूरा मैमथ ही। और महिलाएं और बच्चे जंगल से फल, जड़ी बूटियां, सीड्स ये सब इकट्ठा करके लाते थे। मतलब काम सभी लोग बराबर मात्रा में करते थे। और हरारी इस बुक में, इस चैप्टर में ये भी क्लियर करते हैं कि उस समय तक जेंडर रोल फिक्स नहीं थे। ऐसा नहीं था कि आदमी ही जाएगा और शिकार करके लाएगा और औरत घर पे रहेगी और बच्चे पालेगी। और ये सब अलग अलग सोसाइटीज की रिक्वायरमेंट, इंडिविजुअल जरूरतों और किसी इंसान के स्पेसिफिक स्किल सेट पर डिपेंड करता था। यानी महिला अगर शिकार में अच्छी है तो वो शिकार करने भी जा सकती है, कोई बंधन नहीं था। तो दोपहर तक अगर शिकार सफल रहा तो खाना मिलेगा, और रात में वही फायर के आसपास कुनबे के लोगों से बात करते करते, बड़े बुजुर्गों से बात करते करते सो जाना है। और एक और फन फैक्ट मैं आपको बताऊं कि कुकिंग जब से मानव इतिहास का पार्ट बनी तो उसने ह्यूमन एवोल्यूशन को एक्सेलरेट किया, हमारे कॉग्निटिव फंक्शन को एक्सेलरेट किया। क्योंकि जैसा हमने बात की थी कि अब क्योंकि कुक्ड खाना खा रहे थे तो ज्यादा एनर्जी ब्रेन तक पहुंचने लगी, क्योंकि मीट और स्टार्च कुक्ड फॉर्म में डायरेक्टली बॉडी के लिए अवेलेबल होने लगा, जो पहले ऐसा नहीं था। और जो रात को फायर के आसपास इंसान बातें करते थे, बड़े बुजुर्ग बच्चों को कहानियां सुनाते थे, वही गॉसिप और स्टोरीज जनरेशन टू जनरेशन चलती थी। और अगेन इसने भी इंसान के कॉग्निटिव फंक्शन को इम्प्रूव करने में बहुत ज्यादा योगदान दिया। बच्चों की बात करें तो आजकल के बच्चे होमवर्क, स्ट्रेस, एक्स्ट्रा क्लास, ट्यूशन, इन सब में फंसे रहते हैं। उस समय के बच्चे थोड़े अलग थे, कोई स्ट्रिक्ट एजुकेशन सिस्टम नहीं था और बच्चे नेचर के साथ ही सीखते थे। जंगल उनका प्लेग्राउंड था जिसमें वो डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स और टूल्स को एक्सप्लोर करते थे। आज के बच्चों का 80 से 90%, कई केसेस में 100% जो नॉलेज होता है वो स्क्रीन से या बुक से आता है। प्रैक्टिकल नॉलेज ऑलमोस्ट जीरो होता है। पर हंटर गैदरर बच्चे हैंड्स ऑन लर्निंग पर ही डिपेंड करते थे, उसी से उनका डेवलपमेंट होता था। और नाइट टाइम आते आते, जैसे मैंने कहा, आग के आसपास बैठ जाना, बातचीत करना, और रात होते होते ग्रुप की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती थी, क्योंकि ऑफ कोर्स इंसान को प्रेडेटर्स, लायंस, भेड़िए, चीता, बाकी जितने भी बड़े बड़े जानवर हैं उनसे बहुत डर लगता था। आज भी हमें अंधेरे से क्यों डर लगता है? वो इसीलिए है क्योंकि प्री हिस्टोरिक टाइम से ही हमारे दिमाग में एनकोड कर दिया गया कि अंधेरे में जाओगे तो जानवर खा जाएगा, कोई तुम्हें मार देगा। तो आज भी हमारे दिमाग में वही चीजें बैठी हुई हैं। मॉडर्न ह्यूमन सोचता है कि प्री हिस्टोरिक लाइफ जो है वो डिफिकल्ट रही होगी, बहुत ज्यादा दुख दर्द पीड़ा रही होगी, पर हरारी कहते हैं कि ये सच नहीं है। हंटर गैदरर ज्यादा फिट थे क्योंकि पूरा टाइम घूमते रहते थे, चीजें कलेक्ट करते रहते थे, बैठने का टाइम नहीं था। और उसके साथ लेस स्ट्रेस था क्योंकि ना जॉब, ना टैक्सेस, ना ओबेसिटी, ना डायबिटीज, किसी का कोई टेंशन नहीं। और वर्क लाइफ बैलेंस की 4-5 घंटे काम, बाकी आराम, और कुछ काम है ही नहीं। एक बार शिकार पकड़ लिया बस फिर कुछ करने का ही नहीं। और सोशल बॉन्डिंग मैक्स, कि सबके साथ रहना, सबके साथ बातचीत करना, स्टोरीज शेयर करना, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना। तो एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या आज का मॉडर्न लाइफस्टाइल सच में बेटर है, या हमने एक आर्टिफिशियल स्ट्रेस फिल्ड वर्ल्ड अपने आसपास में क्रिएट कर दिया है जिसको देखकर हम सिर्फ दुखी होते रहते हैं। इसी थॉट के साथ चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पर। चैप्टर 4, द फ्लड। हरारी इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अंडर एप्रिशिएटेड इवेंट की बात करते हैं, होमोसेपियंस का इस अर्थ के इकोसिस्टम पर इम्पैक्ट। जब हम स्कूल में हिस्ट्री पढ़ा करते थे तो उसमें किंग्स, एम्पायर, वॉर्स और इन्वेंशंस की बात की जाती थी, लेकिन सबसे बड़ी हिस्ट्री तो वो थी जो ह्यूमन और नेचर के बीच में थी। हंटर गैदरर जब अफ्रीका से निकलकर दूसरे कॉन्टिनेंट पर पहुंचे तो वहां पर बड़े बड़े जानवरों का, जीव जंतुओं का क्या हुआ। ये चैप्टर बताता है कि कैसे ह्यूमन इंटरवेंशन ने लार्ज स्केल पर इकोसिस्टम को बदल कर रख दिया, इकोलॉजी की बैंड बजा दी। एक समय था जब इस अर्थ के अलग अलग कॉन्टिनेंट पर अलग अलग तरह के जानवर रहा करते थे जो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक सरवाइव कर चुके थे। पर देखिए कि कैसे ह्यूमंस ने उन सभी जानवरों का खात्मा कर दिया। 70,000 साल पहले होमोसेपियंस सिर्फ अफ्रीका में थे। 60,000 साल पहले वो एशिया और यूरोप पहुंच गए। 45,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया कोलोनाइज कर लिया।
16,000 साल पहले अमेरिका में घुसे और 12,000 साल पहले सभी जगह पहुंच गए और जहां जहां पहुंचे वहां पे बड़े बड़े जीव जंतुओं का खात्मा हो गया। पर ये कोई नेचुरल एक्सटिंक्शन नहीं था, ये क्लाइमेट चेंज की तरह एंथ्रोपोजेनिक यानी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, ऑस्ट्रेलिया में 45,000 साल पहले तक जब ह्यूमंस नहीं थे तब तक 7 मीटर लंबी लिजर्ड, 500 किलो के कैंगरूज और जायंट टॉर्टोइज रहा करते थे। लेकिन जैसे ही होमो सेपियंस वहां पहुंचे 85% स्पीशीज खत्म हो गई। ऐसे ही अमेरिका में मैमथ, सेबर टूथ टाइगर, जाइंट स्लॉथ और बड़े बड़े आर्माडिलो सब खत्म हो गए। पर अफ्रीका की डाइवर्सिटी, अफ्रीका के जीव बच गए। क्यों? क्योंकि अफ्रीका में पहले से ही जो बाकी जानवर हैं वो ह्यूमंस के साथ अडेप्ट हो चुके थे, इसीलिए उन पर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा। पर जो जानवर पहली बार होमो सेपियंस से मिले वो रेजिस्ट नहीं कर पाए। इसके अलावा फायर प्लस ह्यूमंस इक्वल्स नेचुरल डिजास्टर। ह्यूमंस सिर्फ शिकार नहीं कर रहे थे, वो फायर का स्ट्रेटेजिक यूज कर रहे थे। जंगल जलाना ताकि नए ग्रासलैंड्स बन सकें, ताकि उनमें आसानी से शिकार किया जा सके। प्रीडेटर्स को हटा देना ताकि कंपटीशन खत्म हो जाए। सॉइल को कंट्रोल करना, जो प्लांट ग्रो हो रहा था उसको मैनिपुलेट करना। ये पहला एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन था और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी कि ये सब एग्रीकल्चर से पहले की बात है। मतलब ह्यूमंस इको फ्रेंडली कभी भी नहीं थे। पर हरारी यहाँ पर ह्यूमंस को थोड़ा स्लैक भी देते हैं। वो कहते हैं कि हो सकता है ये सब एक्सीडेंटल हो, ये डायरेक्ट मास एक्सटिंक्शन नहीं होकर हो सकता है इनडायरेक्ट मास एक्सटिंक्शन हो। जैसे आज ह्यूमंस ग्लोबल वार्मिंग के या क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को समझने में असफल रहे हैं, वैसे ही उस एरा के ह्यूमंस समझ नहीं पाए होंगे कि उनकी हंटिंग टेक्निक से कौन कौन से जीव जंतु का विनाश हो रहा है। और हरारी इस चैप्टर में ये भी पॉइंट आउट करते हैं कि ह्यूमंस नेचर के सबसे डेंजरस फोर्स हैं। इसके अलावा हरारी फ्यूचर की वार्निंग्स भी देते हैं कि क्या आज ह्यूमंस वही सब कर रहे हैं जो प्री हिस्टोरिक ह्यूमन ने अनजाने में किया, वो आज के पढ़े लिखे समझदार ह्यूमंस जानबूझकर कर रहे हैं। तो सोचिए उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा। डिफॉरेस्टेशन, हर दिन हजारों लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज, धरती का तापमान बढ़ ही जा रहा है, हर साल गर्म से गर्म होता जा रहा है। स्पीशीज एक्सटिंक्शन, हर साल कोई ना कोई स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। तो हरारी इसमें क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम वही गलती दोबारा कर रहे हैं? अगर इस बार फिर से फ्लड आए तो इस बार कल्प्रिट कौन होगा, ह्यूमन या नेचर? इसी से आते हैं चैप्टर नंबर 5 पर। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी है। ये थे चैप्टर 1 से लेकर 4 तक कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। चैप्टर 5 से लेकर 8 तक बताते हैं एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन कैसे हुआ, जिसे हरारी चैप्टर 5 में बताते हैं हिस्ट्रीज बिगेस्ट फ्रॉड। हरारी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठाते हैं कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, जिसे हम अपनी सबसे बड़ी जीत बताते हैं, एक अचीवमेंट की तरह लेते हैं, क्या वो हमारे साथ सबसे बड़ा धोखा था? हम स्कूल में पढ़ते थे कि एग्रीकल्चर ने सिविलाइजेशन को जन्म दिया। हम हंटर गैदरर से फार्मर बन गए, जो कि एक सो कॉल्ड बेटर लाइफ की शुरुआत थी। पहली बार ह्यूमंस ने नेचर को कंट्रोल करना सीखा। बट हरारी कहते हैं कि ये सब एक फ्रॉड था। एग्रीकल्चर ने इंसानों की जिंदगी आसान नहीं की, बल्कि और भी ज्यादा मुश्किल बना दी। तो आखिर प्रॉब्लम थी कहां पर? चलिए देखते हैं। एग्रीकल्चर का मतलब था कि हमने प्लांट्स को अपने मर्जी से डोमेस्टिकेट किया और हम अब अपनी मर्जी की फसलें उगा सकते थे, अपना फूड अपने हाथों उगा सकते थे। साउंड्स अमेजिंग राइट? बट नॉट सो फास्ट। होल्ड ऑन। अगर आप प्री हिस्टोरिक हंटर गैदरर होते, यानी फार्मर से पहले की स्टेज, तो आप दिन के सिर्फ 4-5 घंटे काम करते, बाकी टाइम आराम। आपका डाइट डाइवर्स होता, यानी मीट, फ्रूट्स, नट्स, फिश, प्लांट्स, सब कुछ। आप फिट और हेल्दी रहते ताकि ओबेसिटी और डायबिटीज का कोई खतरा ही नहीं रहता। लेकिन जैसे ही एग्रीकल्चर आया, लाइफ बहुत ही ज्यादा टफ हो गई। अब मान लो आप 10,000 साल पहले के इंसान हो। आपका दिन सुबह से शाम तक सिर्फ खेती में लगता है। आपको बारिश, सूखा और फ्लड्स का डर रहता है। आपका डाइट अब एकदम बोरिंग हो गया है, सिर्फ व्हीट या राइस। आप अब डिजीज के लिए ज्यादा वल्नरेबल हो गए हो, क्योंकि अब ह्यूमंस और एनिमल्स एक ही जगह रहते हैं। क्योंकि गेस व्हाट, आपने एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट किया है। खेत में झुक झुक कर काम करने की वजह से आपकी कमर दुखने लगी है। सेम रिपीटेटिव मोशन करने की वजह से आप कमजोर पड़ चुके हैं। तो हरारी यहाँ पर बहुत ही शॉकिंग रेवलेशन करते हैं कि हमने व्हीट को, गेहूं को डोमेस्टिकेट नहीं किया, गेहूं ने हमें डोमेस्टिकेट किया है। सोचिए, पहले ह्यूमंस फ्री थे, घूमते फिरते रहते थे, शिकार करते थे, जो मिला खाते थे। अब वीट ग्रो करने के लिए इंसान ने अपनी जिंदगी उसके आसपास बना ली। तो विलेज और टाउन्स बनने लगे, लोग एक साथ एक ही जगह पर रहने लगे।
पॉपुलेशन बढ़ने लगी, वेल्थ और इनइक्वालिटी आने लगी। अब चूंकि आपको खाना उगाना है तो आपको जमीन पर हक भी रखना पड़ेगा, तो अब जमीन और घर की लड़ाई भी वहीं से चालू हुई। साउंड्स लाइक प्रोग्रेस, नॉट रियली। जितनी ज्यादा सो कॉल्ड प्रोग्रेस होने लगी, लोग उतना ही ज्यादा काम में फंसने लगे। इंटरेस्टिंगली पहले हंटर गैदरर 35-40 साल की उम्र तक भी फिट रहते थे, पर किसान बनते ही वो 25-30 साल की उम्र तक ही बुढ़ाने लगे, क्योंकि जब लोग एक जगह पर सेटल हो गए तो बीमारियों का खतरा बढ़ गया। अब छोटी इन्फेक्शन भी डेडली होने लग गई थी, क्योंकि अब ट्रैवल करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि हमारे पास खेत थे, घर थे, उन्हें भी तो प्रोटेक्ट करना था। अब डेंटल हेल्थ इतिहास में सबसे पहले खराब होने लगी, क्योंकि अब डाइट कार्ब रिच हो गई थी, वीट और राइस से भरपूर। आयरनी की बात यह है कि एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन ने पहली बार इंसानों को हंगर और मेल न्यूट्रिशन का असली मतलब सिखाया, क्योंकि पहले अगर फूड कम होता था तो इंसान हंटर गैदरर था, वो कहीं और चला जाता था। अब हर जगह क्योंकि लोग फिक्स अमाउंट में रहने लग गए थे, तो सूखा आए, बाढ़ आए या अकाल पड़े, लोगों की मौत तय थी। एग्रीकल्चर ने लोगों की ना सिर्फ हेल्थ और हैप्पीनेस खत्म की, बल्कि पहली बार एक डिवाइड क्रिएट किया, रिच और पुअर का। पहले सब हंटर गैदरर सेम थे, ना कोई अमीर ना कोई गरीब। अब कोई किसी जमीन का मालिक बन गया और कोई उस जमीन पर काम करने वाला मजदूर, यानी स्लेवरी और एक्सप्लॉयटेशन का पहला स्टेप एग्रीकल्चर के साथ शुरू हुआ। पहले किंग, फिर जमींदार और फिर प्रीस्ट आए, जब कुछ लोग एक्स्ट्रा फूड स्टोर करने लग गए। तो एग्रीकल्चर ने पावर और पॉलिटिक्स का नया गेम क्रिएट किया। इसी के साथ आया एक और बड़ा स्कैम, फैमिली लाइफ। हरारी बताते हैं कि एग्रीकल्चर ने ना सिर्फ लाइफ को टफ किया, ना ही जिंदगी को मुश्किल किया, बल्कि रिलेशनशिप्स को भी चेंज कर दिया। पहले हंटर गैदरर फ्लेक्सिबल थे, उनका रिलेशनशिप और मैरिज फ्लेक्सिबल था। जैसे ही हम सेटल होने लगे, फैमिली और प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आने लगा। अब लड़कियों को घर के अंदर रखना जरूरी हो गया था, और चाइल्ड बर्थ का काम क्योंकि महिलाएं करती हैं, तो वो जिम्मेदारी उन पर आ गई। तो पेट्रियार्की और मेल डोमिनेंस भी एग्रीकल्चर के साथ ही आया। एग्रीकल्चर ने फ्रीडम नहीं दी, एग्रीकल्चर ने ऑपरेशन दिया, लोगों को गुलाम बनाया। तो क्या किसान गलती से बन गए? हरारी कहते हैं कि ये एक ग्रेजुअल ट्रैप था, जिसमें लोग बिना सोचे समझे एक बेटर लाइफ का सपना देखते देखते फंसने लगे। पहले एग्रीकल्चर ने ज्यादा फूड प्रोड्यूस किया, जिससे पॉपुलेशन कहीं ज्यादा बढ़ गई, और उस ज्यादा पॉपुलेशन के लिए और ज्यादा खाना चाहिए था। तो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस दिन रात बढ़ती रही। अब लोग चाहकर भी फार्मिंग नहीं छोड़ सकते थे, वो वापस अपनी हंटर गैदरर की लाइफ में नहीं जा सकते थे, क्योंकि उन पर पूरा सिस्टम डिपेंड हो चुका था। मतलब लोगों ने प्रोग्रेस के नाम पर अपना फ्रीडम कुर्बान कर दिया। हरारी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाते हैं कि अगर हंटर गैदरर हमसे ज्यादा फिट, हमसे ज्यादा हैप्पी और हमसे ज्यादा फ्री थे, तो क्या किसान बनना, एग्रीकल्चर का इन्वेंशन, क्या एक गलती थी? क्या हमने एक इल्यूजन ऑफ ग्रोथ, इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस के चक्कर में अपनी असली फ्रीडम खो दी? और क्या आज भी हम उसी साइकिल में फंसे हुए हैं? ज्यादा काम क्योंकि ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा पैसा क्योंकि बड़ा घर चाहिए, बड़ी एजुकेशन चाहिए, बड़ी कार चाहिए। इन सब से आता है बड़ा स्ट्रेस, और आता है वही रैट रेस जो शुरू किया था एग्रीकल्चर ने। ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, पिक्चर अभी बाकी है। चैप्टर 6, बिल्डिंग पिरामिड्स। हरारी कहते हैं कि पिरामिड सिर्फ इजिप्ट में नहीं बने, हर सोसाइटी में अलग अलग तरह के पिरामिड्स बने। ये पिरामिड्स थे इमेजिनरी ऑर्डर के। इजिप्ट में बने पत्थर के पिरामिड, पर बाकी दुनिया में बने रूल्स, कल्चर, रिलीजन और सोसाइटीज के स्ट्रक्चर के पिरामिड। मतलब जो सिस्टम और रूल हम फॉलो करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक पिरामिड ही तो है। हरारी यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है, वो फिजिकल रियलिटी पे ही नहीं, एक इमेजिनरी रियलिटी पर भी जीती है। और ये बिलीफ सिस्टम जरूरी नहीं है फेक हो, बट इनका एग्जिस्टेंस तभी तक होता है जब तक लोग इन पर विश्वास करते हैं। इजिप्ट के लोगों को लगता था कि उनके फराओ को, उनके राजा को गॉड ने सुपर पावर दी है। मिडिल एजेस में किंग का रूल डिवाइन पावर से आता था, दैवीय शक्ति। आज डेमोक्रेसी में भी हम मानते हैं द पीपल्स रूल, लेकिन ये सब है तो एक आइडिया ही। अगर सभी लोग मानना बंद कर दें कि डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है, तो क्या होगा? इसका मतलब सोसाइटी एक फिक्शनल कैरेक्टर है, वो तब तक एग्जिस्ट करती है जब तक लोग बिलीव करते हैं। कुछ ऐसे पिरामिड्स की बात करते हैं। एक पिरामिड भारत में भी है, जिसे कहते हैं कास्ट सिस्टम। ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, एक स्ट्रिक्ट हायरार्की जो सेंचुरी से चली आ रही है। अब ये मत कहिएगा कि ये सिर्फ एक सिंबॉलिक चीज है, इसके जीवंत उदाहरण हम रोज देखते हैं अपनी समाज में। सेकंड है कैपिटलिज्म, यानी मनी का पिरामिड। रिच लोग सबसे ऊपर, मिडिल क्लास बीच में और गरीब हमेशा की तरह सबसे नीचे। हर किसी को लगता है कि अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो तुम टॉप पर आ जाओगे, पर क्या असलियत में ऐसा होता है? तीसरा पिरामिड है जेंडर रोल्स का पिरामिड।
एक जमाने में लोग विश्वास करते थे, कुछ लोग आज भी करते हैं, कि मेन नेचुरली स्मार्टर और स्ट्रॉन्गर होते हैं और औरतों का काम है सिर्फ घर संभालना, घर का काम करना। आज भी बहुत सारी जगहों पर यह सिस्टम एग्जिस्ट करता है क्योंकि लोग मानते हैं कि यही सही है, जिसकी बात हमने अभी अपने एक रीसेंट वीडियो में की थी। नहीं देखा तो आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। ये सभी एक इमेजिनरी सिस्टम है, इमेजिनरी रियलिटी है। लोग मानना बंद कर दें तो पूरा सिस्टम भरभरा के गिर जाएगा। तो क्या इस पिरामिड से, इन सभी इमेजिनरी पिरामिड से कोई फायदा हुआ? क्या ये सिस्टम इंसानों के लिए बुरे हैं? तो इसका आंसर है यस। ये सिस्टम इनइक्वालिटी क्रिएट करते हैं, मगर बिना इमेजिनरी ऑर्डर के सोसाइटी इतनी बड़ी हो ही नहीं सकती थी। अगर लोग ये मानना बंद कर दें कि किंग का रूल डिवाइन है तो एक बहुत बड़ा एम्पायर, ह्यूज एम्पायर कभी नहीं बन सकता। अगर लोग नहीं माने कि मनी रियल है तो ग्लोबल ट्रेड सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। इमेजिनरी रियलिटीज ने, इन पिरामिड्स ने ह्यूमन सोसाइटी को तो आगे बढ़ाया, इवॉल्व तो किया, बट हमें साथ के साथ गुलाम बनाने का काम भी किया। अब इन सब बिलीफ सिस्टम्स को छोड़कर मान लीजिए कि हम एक नए इमेजिन रियलिटी पर बिलीव करें, तो क्या हमारी सोसाइटी चेंज हो जाएगी या वैसे ही रहेगी? कोई और तरीका ढूंढ लेगी आपस में एक दूसरे को डिवाइड करने का? क्या लगता है आपको? यही सोचते सोचते चलते हैं चैप्टर 7 की तरफ। चैप्टर 7 बात करता है इंफॉर्मेशन ओवरलोड की। जब ह्यूमंस हंटर गैदरर हुआ करते थे तो लिमिटेड इंफॉर्मेशन से काम चल जाता था। कौन सा फ्रूट एडिबल है, कौन सा जानवर खतरनाक है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, बहुत है सर्वाइवल के लिए। पर जैसे जैसे ह्यूमन इवॉल्व होता गया, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन आने लगी और हमें ये सब चीजें याद करने की जरूरत पड़ने लगी। बड़े बड़े एम्पायर, टैक्स सिस्टम, ट्रेड, लॉ, इतना सब कुछ याद करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। सोल्यूशन, राइटिंग का इन्वेंशन। हरारी कहते हैं कि एंशिएंट ह्यूमन का जो ब्रेन है वो सर्वाइवल के लिए बना था, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए नहीं। तो राइटिंग था इंफॉर्मेशन ओवरलोड का सबसे पहला सोल्यूशन। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि राइटिंग का फर्स्ट यूज स्टोरी टेलिंग के लिए नहीं हुआ। वो तो ह्यूमंस सदियों से अपने एक दूसरे को सुनाते आए ही हैं। राइटिंग का सबसे पहला यूज हुआ टेक्स्ट और ट्रेड रिकॉर्ड्स लिखने के लिए। फॉर एग्जांपल एंशिएंट मेसोपोटामिया में यहाँ के लोग जो क्ले टैबलेट्स थे उस पर टेक्स्ट रिकॉर्ड और ग्रेन स्टोरेज की डिटेल्स लिखा करते थे। ऐसे ही इजिप्शियन लोग रिलीजियस टेक्स्ट ही नहीं, लैंड रिकॉर्ड्स और ऑफिशियल ट्रांजैक्शन भी ऐसे ही पत्थरों पर लिखते थे। चाइनीज के जो कैरेक्टर्स हैं वो ट्रेड और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को इजी बनाने के लिए डेवलप हुए। मतलब राइटिंग का जो पहला यूज था वो पोएट्री या कहानी लिखने के लिए नहीं, अकाउंटिंग और ब्यूरोक्रेसी के लिए हुआ था। पर राइटिंग इक्वल्स पावर। जो राइटिंग कर सकता है वो हिस्ट्री को कंट्रोल कर सकता है। यानी जो लिखना पढ़ना जानते थे उनका पावर बढ़ने लगा, जो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे वो लोग और ऑप्रेस होने लगे। तो रूलर्स और प्रीस्ट ने राइटिंग कंट्रोल की ताकि लोगों को कंट्रोल करना और भी आसान हो, क्योंकि आम जनता तो अंगूठा टेक अनपढ़ थी, जो भी लिखा हुआ था उसको बिना सोचे आंख बंद करके मान लेती थी। तो लॉज, टैक्सेस और रिलीजियस टेक्स्ट लिखने वाले लोग एलीट क्लास बन गए और राइटिंग बन गई एक सुपर पावर। यानी अगर आपको लिखना नहीं आता था तो आप सिस्टम के कंट्रोल में थे, पर आप लिखना जानते थे तो आप इंफॉर्मेशन कंट्रोल कर सकते थे। फॉर एग्जांपल हम्मुरबी का लॉ कोड बेबीलोन में 1750 BCE में ये लिखा गया ताकि पावर स्ट्रक्चर फिक्स रहे। ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया पर रूल लिखित रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू ही मेंटेन किए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो राइटिंग कंट्रोल कर सकता है वो सोसाइटी को कंट्रोल कर सकता था। फॉर एग्जांपल इजिप्ट के फेरोज और प्रीस्ट्स को ज्यादा रिस्पेक्ट इसलिए मिलता था क्योंकि वो सीक्रेट टेक्स्ट्स को पढ़ सकते थे। मेडिवल यूरोप में चर्च के पास पावर थी क्योंकि उनके पास लिखी हुई सीक्रेट बुक्स थी। ब्रिटिश राज में इंडिया में लिखित डॉक्यूमेंट्स और ब्यूरोक्रेसी को यूज किया गया ताकि उनका कंट्रोल बना रहे। राइटिंग ने ह्यूमन सोसाइटी को नॉलेज वर्सेस इग्नोरेंस के बेसिस पर डिवाइड किया। जब ह्यूमंस ने राइटिंग को इन्वेंट किया तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई, नंबर्स। ट्रेड और अकाउंटिंग के लिए नंबर्स यूज होने लगे। मैथमेटिक्स और कैलकुलस का इन्वेंशन हो गया। पहले कोई लैंड डील ट्रस्ट और मेमोरी पर होती थी, पर अब लिखा जाने लगा ये लैंड का एरिया 500 स्क्वायर मीटर है और अब डिस्प्यूट का स्कोप बहुत कम हो गया। यहीं से लैंड रिकॉर्ड्स की उत्पत्ति हुई कि ये लैंड मेरी, ये लैंड तुम्हारी, ये देखो मेरे पास लिखा हुआ है। यानी मैथमेटिक्स प्लस राइटिंग, ब्यूरोक्रेसी का बर्थ। आज भी इंफॉर्मेशन जितनी बढ़ रही है ह्यूमन दिमाग उतना ही ओवरलोड हो रहा है। तो क्या फ्यूचर में राइटिंग और मेमोरी का नेक्स्ट एवोल्यूशन एआई और डिजिटल स्टोरेज होगा? क्या हम एक ऐसे एज में जा रहे हैं जहां ह्यूमंस को कभी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी?
उसी से आते हैं इस वीडियो के आखिरी चैप्टर में, चैप्टर 8, और आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, देयर इज नो जस्टिस इन हिस्ट्री। इस चैप्टर में हरारी ये कहना चाहते हैं कि हिस्ट्री कभी भी फेयर नहीं थी और ना ही कभी जस्टिस नेचुरली एग्जिस्ट करता था। जो भी सोसाइटी बनी, जैसा हमने देखा, वो एक्सप्लॉयटेशन और इनइक्वालिटी के बेसिस पर बनी। जेंडर, कास्ट, रेस, क्लास, हर जगह पर इनजस्टिस एक डिफॉल्ट सेटिंग था। मतलब जो फेयर सोसाइटी का कॉन्सेप्ट हम सोचते हैं वो बस एक इल्यूजन था, क्योंकि जितनी भी सोसाइटीज ह्यूमन ने कंस्ट्रक्ट की उसमें नेचुरली एक हायरार्की बना दी, जो हमने पिछले चैप्टर्स में देखा था। कुछ लोग ऊपर और बाकी लोग नीचे, और ये हायरार्की नेचुरल नहीं थी, ये मैन्युफैक्चर की गई थी, ये बनाई गई थी और उसको इमेजिनरी ऑर्डर्स के थ्रू जस्टिफाई किया गया। फॉर एग्जाम्पल, एंशिएंट इंडिया का कास्ट सिस्टम की ब्राह्मण्स नेचुरली सुपीरियर हैं। इजिप्शियन का फेरो सिस्टम, फेरो एक गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है। या मेडिवल यूरोप का किंगशिप, किंग को डिवाइन राइट मिला हुआ है रूल करने के लिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इनजस्टिस एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि हर लार्ज स्केल सोसाइटी का फाउंडेशन था। इनइक्वालिटी का फॉर्मूला, डिफरेंस प्लस मिथ इक्वल्स हायरार्की। हरारी बताते हैं कि कैसे इनइक्वालिटी क्रिएट की जाती है। स्टेप 1, कोई भी एक डिफरेंस पकड़ लो। फॉर एग्जाम्पल, जेंडर डिफरेंस, मैन आर स्ट्रॉन्गर। स्किन कलर डिफरेंस, गोरे लोग अपर क्लास के हैं। इकोनॉमिक डिफरेंस, अमीर लोग सुपीरियर हैं, गरीब लोग इंफीरियर। स्टेप 2, उसको एक स्टोरी से जस्टिफाई कर दो। कास्ट सिस्टम, ये तो भगवान का बनाया हुआ है। रिलीजियस लॉज, भगवान ने बोला है कि ये लोग सुपीरियर हैं, ये लोग इंफीरियर। पॉलिटिक्स और इकोनॉमी, यही सिस्टम नेचुरली बेस्ट है। मतलब अगर सभी लोग किसी एक बिलीफ पर अग्री कर जाएं तो वो रियलिटी बन जाता है, चाहे वो रियलिटी अनफेयर हो या ना हो। खुद ही देख लीजिए क्यों दुनिया की सारी सिविलाइजेशन मेल डोमिनेटेड थी, और लोग कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मेन आर नेचुरली स्ट्रॉन्गर। बट हम हिस्टोरिकली देख सकते हैं कि निएंडरथल्स होमो सेपियंस से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे फिजिकल स्ट्रेंथ में, तो भी वो नहीं बच पाए। इसका अर्थ है कि फिजिकल स्ट्रेंथ काफी नहीं है। दूसरी थ्योरी है, वॉर और फाइटिंग ने जेंडर रोल्स ऑटोमेटिकली बना दिए। हरारी कहते हैं कि जब अर्ली सोसाइटीज वॉर लड़ रही थी तो ज्यादा फिजिकल स्ट्रॉन्ग लोगों को सोसाइटी ने अपने आप लीडर बना दिया। वही सिस्टम चलने लगा और धीरे धीरे लोग जेंडर रोल्स को फिक्स मानने लगे। इसका रिजल्ट, औरतें घर में बैठेंगी, बच्चे पैदा करेंगी, घर की देखभाल करेंगी, और आदमी बाहर जाएंगे, काम करेंगे, पैसा कमाएंगे। अब आदमी क्योंकि बाहर जाएंगे, पैसा कमाएंगे, तो इसीलिए मैन का पावर और इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स पर डोमिनेशन ऑटोमेटिकली हो गया। आज भी जेंडर इनइक्वालिटी हर जगह पर है और ये हिस्ट्री का सबसे अनफेयर सिस्टम है। अगेन, हमारा वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। ऐसे ही इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, पैसे वाले हमेशा जीतते हैं। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बाद जो लोग ज्यादा जमीन कंट्रोल करने लगे वो ज्यादा पावरफुल हो गए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो लोग ज्यादा फैक्ट्री और मशीनें कंट्रोल करने लगे वो लोग ज्यादा रिच हो गए, ज्यादा पावरफुल हो गए। आज के दौर में जो लोग पैसा, बैंक और कॉर्पोरेशंस को मैनेज करते हैं वो लोग ज्यादा पावरफुल हो गए। पुअर से रिच बनना पॉसिबल है थ्योरेटिकली, बट अधिकतर गरीब लोग अमीर नहीं बन पाते क्योंकि सोसाइटी अमीर लोगों को फेवर करती है। इसीलिए अमीर लोग ज्यादा अमीर और अमीर बनते जाते हैं। इसका रिजल्ट एक क्लास डिवाइड, एक अमीर गरीब के बीच का फर्क हमेशा रहता है। हरारी कहते हैं कि हिस्ट्री में कभी प्योर जस्टिस का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। जस्टिस तभी पॉसिबल है जब लोग इनइक्वालिटी को क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, मिथ्स और ट्रेडिशन को लॉजिकल नजरिए से देखना शुरू कर देंगे और नए बिलीफ सिस्टम क्रिएट करें जो फेयर हों और इक्वल हों। फॉर एग्जाम्पल, स्लेवरी एक टाइम पर एक्सेप्टेबल थी, आज एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। वुमेन का वोटिंग राइट एक टाइम पर अनएक्सेप्टेबल था, आज वुमेन मर्दों के बराबर हैं। डेमोक्रेसी में भी LGBTQ एक टाइम पर क्रिमिनलाइज किए जाते थे, आज LGBTQ जो कम्युनिटी है वो एक्सेप्टेबल होती जा रही है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जस्टिस स्टैटिक नहीं है, जस्टिस नेचुरल नहीं है, ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। अगर सोसाइटी को हमें फेयर बनाना है तो हमें नए सिस्टम्स क्रिएट करने पड़ेंगे, नए बिलीफ सिस्टम डेवलप करने पड़ेंगे। क्या हम आज जस्टिस के करीब हैं? आज भी दुनिया अनफेयर है। इकोनॉमिक गैप बढ़ता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। जेंडर रोल अभी भी जस के तस एग्जिस्ट करते हैं, रिलीजियस सुपीरियरिटी अभी भी बनी हुई है, कास्ट सिस्टम अभी भी है। इन सभी के बेसिस पर हर जगह पर डिस्क्रिमिनेशन अभी भी जस का तस है। कोशिशें जारी हैं, शायद फ्यूचर में हम इस इनइक्वालिटी को बराबर कर पाएं।
फिक्स कर पाए। तो ये था आज का वीडियो इस अमेजिंग बुक के पहले 8 चैप्टर्स। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बुक को पूरा कवर टू कवर पढ़ें। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स यू कैन रीड, जो आपका दिमाग खोलेगी, आपको थोड़ा और ज्यादा रैशनल बनाएगी, सोचने पर मजबूर करेगी। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया। इस तरह की बुक्स को हम डिकोड करते रहते हैं अपनी जो सीरीज है किताबी बातें उनमें। अगर आपको इस तरह के वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मिलूंगा ऐसे ही एक और अमेजिंग वीडियो में यहाँ पर। तब तक अपना ध्यान रखें एंड बी लॉजिकल।